नमस्कार, स्वागत है आपका। मुकाबला देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज भतीजे अजीत पवार ने चाचा शरद पवार की 63 साल की राजनीति का पन्ना पन्ना पलट दिया। अजीत जब बोले तो 1978 से लेकर 2023 तक की पूरी इनसाइड स्टोरी बता दी। आज बता दिया अजीत ने कि शरद पवार की ना तो कोई राजनीतिक विचारधारा है, ना कोई स्टैंड है, ना ही कोई विजन है। कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ खुद को पावर सेंटर बनाए रखने का लालच। अजीत ने आज खुलकर सब कुछ कहा, बताया कि कैसे चाचा ने जो कहा वो करते गए। लेफ्ट राइट अप डाउन सब चाचा पवार के हिसाब से किया, यहां तक कि उनकी गुगली के चक्कर में अपनी बेइज्जती भी कराया, अपमान का घूंट पीता रहा। 2004 में जब अजीत पवार के सीएम बनने का मौका आया, उस वक्त भी चाचा पवार ने सोनिया गांधी से समझौता कर वो बड़ा मौका भी छीन लिया। अजीत ने कहा कि वो चाचा को देवता मानते रहे, लेकिन चाचा ने उनका हक बेटी को दे दिया। अजीत के आरोपों के बाद शरद पवार की बारी आई। पवार ने भतीजे अजीत को खोटा सिक्का करार दिया और बाकी भड़ास बीजेपी पर निकाल दी। यानी आज महाराष्ट्र में पूरे दिन पावर पॉलिटिक्स चलती रही, उठापटक चलती रही। वनडे का ये मुकाबला जिसमें पहली पारी खेली अजीत पवार ने, तो दूसरी पारी जब खेलने उतरे शरद पवार तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने भतीजे को बताया खोटा सिक्का। और देखिए, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, संतोष पेंडुरकर प्रवक्ता एनसीपी अजीत गुट, सीमा मलिक प्रवक्ता एनसीपी शरद गुट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सीमा जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। जो दूसरों के लिए गुगली फेंकते हैं, आज भतीजे के बाउंसर पर क्लीन बोल्ड हो गए क्या? देखिए मैडम, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम इस तरह से गुट्टू में बैठे हुए और हम इस तरह की बहस कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम तो आपको यही कहूंगी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और जब अपनों से लड़ाई करनी पड़ती है बहुत दुख होता है मन में। और देखिए आज देखिए, मैं आपको एक दो बातें कहूंगी केवल। या ये भारतवर्ष में हम लोग रहते हैं और हम कुछ संस्कार हैं हमारे, और एक अगर आप अपने पिता को आप रिटायर करते हैं और उन्हीं की फोटो लगाकर आप आगे बढ़ते हैं, तो मुझे मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष में कोई भी इस चीज को स्वीकार करता है, और किसी को भी ये बात अच्छी लगेगी। और वो भी एक ऐसे पिता जिनकी शायद हर आदमी कामना करता है, करोड़ों जो हमारे कार्यकर्ता हैं सभी ये कामना करते हैं कि हमेशा उनका हाथ हमारे सर पे बना रहे। और देखिए, आज मुझे उनके कद के बारे में या उनके बारे में बहुत लोग बोलते होंगे, पर फिर भी वो आज सब जानते हैं कि वो शरद पवार हैं। और मैं कहना नहीं चाहती, पर यही बात है कि देखिए, इस बात को आप ये मत समझिए कि ये चीज़ यहाँ खत्म हो गई। और एक बड़ा ही हमारे लिए भी एक बहुत भावुक क्षण है, क्योंकि हम उन लोग के लिए भी कुछ क्या बोल सकते हैं। और देखिए, आज एक जो भारतीय जनता पार्टी की बात केवल इसीलिए करी जाती है कि जिस तरह से आप 4 दिन पहले कहते हो कि 70,000 करोड़ का घोटाला कर रखा है इन लोगों ने। और देखिए, बीइंग अ प्रवक्ता ऑल्सो मैंने बहुत बार डिफेंड करा है, जो हमारे ये जो लीडर्स गए हैं वहां पर, हमेशा ये लोग जो प्रवक्ता बीजेपी के बैठे होते थे, आपके भी चैनल पे, पता नहीं कितने चैनल्स पे, हमेशा वो बोलते थे कि ये लोग बहुत करप्ट लीडर्स हैं, और सिंचाई घोटाला और शुगर घोटाला और पता नहीं क्या क्या, मैं क्या बोलूँ अब। मैं हमेशा हम लोग डिफेंड करते रहे, और ये लोग हमेशा कहते थे कि ये बहुत करप्ट लीडर्स हैं। पर आज आपने उनको मंत्रालय दिया है, तो चलिए आपने मान लिया कि वो करप्ट नहीं थे और शायद हम लोग सही थे, जो भी है। तो आप या आप गलत थे या जो भी, आप समझ लीजिए। तो ये बातें बड़ी दुख देने वाली हैं। और ठीक है देखिए सीमा जी, आज देखिए आप बेशक कहिए कि देखिए, बीजेपी का किया धरा है, लेकिन आज अजीत पवार तो बहुत कोई भी साफ कहेगा साफ कि साफ मुझे शब्दों कहने में की बोल रहे जरूरत थे। नहीं है। एक मैडम, सेकंड ये सीमा मुझे जी, कहने की जरूरत नहीं है। ये बात, एक सेकंड ये सीमा बात जी, देश की आप जनता बेशक कहें देखती कि है। और भारतीय आप जनता पार्टी का किया धरा है, मेरे लेकिन कहने की जरूरत आज नहीं है। ये अजीत बात पवार मैं तो बयान बहुत करती साफ आज साफ देश भी लफ्जों में जानता बोल रहे है। थे कि उनके साथ क्या क्या हुआ, उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा, और वो क्यों पार्टी से अलग हो रहे हैं। ना सिर्फ अजीत पवार, पर्सनल प्रफुल्ल फैमिली पटेल भी मैटर यही है। कह रहे थे। मैं पार्टी की बात कर रही हूँ, पार्टी के जो हजारों कार्यकर्ता आज पवार साहब से जुड़े हुए हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनके सेंटिमेंट्स बता रही हूँ मैं आपको। मैं ये कोई पर्सनल घरेलू बातें करने के लिए नहीं मैं बैठी हूँ कि क्या उनके साथ हुआ या पर्सनली मेरे साथ ये क्या हुआ घरेलू या बात किसी और होती तो आज कार्यकर्ता इसकी के चर्चा किसी सार्वजनिक नहीं हो रही कार्यकर्ता होती। के सीमा जी, साथ कमाल क्यों करती हुआ हैं था। आप। ये क्या सिर्फ एक देखिए घरेलू बात रह गई है अब? देखिए आपकी पूरी पार्टी टूट मैं गई, और जिस आपको आधार पर आज पार्टी देश के टूटी जो है उसे आप हजारों घरेलू बात कह रही हैं। कार्यकर्ता हैं हमारी पार्टी के, उनका सेंटिमेंट मैं आपको बता रही हूँ
कि हम लोग के लिए एक ये छोटी छोटी चीजें कि किसके साथ क्या हुआ वो एक इम्पोर्टेंट चीज नहीं होती है। आज हजारों लोगों की प्रेरणा स्रोत है वो, और एक सीमा जी फादर क्या फिगर है छोटी शायद चीज है हमारे आपके लिए? लिए भी और आपकी उनके पार्टी लिए भी। टूट गई, 31 विधायक अजीत पवार के साथ देखिए चले आप गए, इसको आज आप ऐसे दोनों मत गुट एक लीजिए। दूसरे के खिलाफ आज अभी बयानबाजी कर रहे हैं, क्या छह ये छोटी महीने के चीज है? बाद अभी इलेक्शंस है, जनता में जाना है, जनता सब देख रही है। हाँ। और अभी नहीं आप सीमा जी देखिएगा एक ना, सेकंड रुक ये जाइए, तो आप हुई मेरे दिल की सवाल नहीं बात। सुन रही है मैडम, मैं आप जो ऐसा सोच के आई हैं सिर्फ आप मैं वही बोल रही हैं, ऐसे मैं काम ऐसा नहीं कुछ चलेगा। सोच के नहीं एक आई सवाल हूँ सुन लीजिए क्योंकि फिर बाकी मेहमानों जी के पास जा रही हूँ। छोटी चीज क्या है आपके लिए? आपकी पार्टी का टूटना, 31 विधायकों का अजीत पवार के साथ जाना, एक छोटी दूसरे का एक दूसरे के खिलाफ वार पलटवार करना, ये छोटी बातें हैं? नहीं, मेरे लिए छोटी बातें ये हैं कि अगर हम कोई मतलब पर्सनल किसी के भी किसी कार्यकर्ता के साथ या किसी नेता के साथ कुछ हुआ वो एक अलग बात है। और एक बड़े परिप्रेक्ष्य में हम देश के लिए आज यहाँ पर सोचने बैठे हैं कि अगर देश में किस तरह का प्रेसिडेंट पड़ रहा है, हम्म। क्या शिवसेना में क्या हुआ और आज हमारे साथ क्या हुआ और कल किसी के साथ भी होगा, हो सकता है बीजेपी के साथ भी हो। तो एक जो परंपरा देश में इस तरह की पड़ रही है, इसको पूरा देश देख रहा है और एक ठीक है हमें एक समीर, बड़े उस पर जाना ठीक है, है हमें सीमा जी, कोई आप बेशक कहें कि किसी कार्यकर्ता के बिल्कुल। साथ पर्सनली कुछ हुआ तो वो छोटी बात हो सकती है, लेकिन ये किसी एक नहीं, कार्यकर्ता की बात नहीं है। देखिए 31 विधायक हैं, 31 विधायक पहुंचे हैं, सिर्फ एक मैम, कार्यकर्ता से रिलेटेड बात नहीं है, तो उस देखिए पर तो कुछ आपको चर्चा विधायकों से करनी पार्टी पड़ेगी नहीं सीमा जी। बनती, पार्टी में और भी बहुत लोग होते खैर हैं, ऐसा ठीक नहीं है, मैं होता कि संतोष जी केवल से इस बात का विधायक जवाब होते ले हैं, लेती हूँ। बहुत लोग संतोष होते हैं जी पार्टी में। आज खुलकर सबके सामने आ गया कि दोनों गुटों के बीच में क्या चल रहा है, किसमें कितनी पावर है। अब सीमा जी कह रही हैं कि सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली बात है, किसी के घर में क्या चल रहा है इस पर तो चर्चा करने नहीं बैठ जाएंगे, जबकि अजीत पवार ने तो साफ साफ कहा कि भाई मेरे साथ गलत हुआ, मैं देवता मानता रहा लेकिन मुझे ही बेइज्जत कर दिया गया अपनी गुगलियों के उन्होंने जरिए। ऐसे किया क्या? नहीं, ये बात तो सही है। एक तो पहले आज बांद्रा में आपके चैनल के माध्यम से आपके प्रतिनिधि वहां पे उपस्थित थे। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश ने, महाराष्ट्र ने देखा, क्योंकि आज अजीत दादा के ऊपर प्रेम करने वाले जो लोग वहां पे आज बांद्रा में आए थे, आज वहां पे पैर रखने के लिए जगह नहीं थी वहां पे। आज ये सब होने का कारण क्या? अजीत दादा ने खुलेआम आज सब बता दिया। उनके साथ जो कुछ भी राजनीति करते आए ये लोग हैं, उन्होंने क्लियरली बताया कि पवार साहब के आजू बाजू में जो बड़े लोग हैं, मतलब जो आज आज भी विठल मान रहे हैं पवार साहब को है, पूरे जितने भी विधायक आज मंच में बैठे थे, इन लोगों ने बोला है कि पवार साहब को घेर लिया है बड़े लोगों ने। इनके साथ जो चमचेगिरी करने के जो सच्चाई किसने घेर लिया संतोष जी? जितने भी थे उनके आसपास वो तो सब टूटकर अजीत पवार के साथ आ गए, तो अब किसकी तरफ इशारा है और किस पर अब आपकी निगाहें टिकी हुई हैं? नहीं, अजीत दादा के साथ जो विधायक थे और जो अजीत दादा ने कदम उठाया है, मैं तो बोलूंगा ये सही कदम उठाया है टाइम पे उन्होंने है। आज कार्यकर्ता, छोटा से बड़ा कार्यकर्ता आज वहां पे बांद्रा में आया था, आप देखना चाहिए था। आपका चैनल के प्रतिनिधि वहां पे उपस्थित थे और बहुत बड़े पैगाम से आज लोग थे। ये क्यों आए इसके जनते? आज ठीक है, क्यों जरूरत पड़ गई? क्योंकि सामान्य चलिए सीमा आदमी जी इस का पर छोटा सा काम- जवाब दे दीजिए, फिर के शर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ गए, उनके पास जाऊंगी। इस पर छोटा सा रिएक्शन आपका देखिए सीमा जी। भीड़ जो है, आपने माननीय पवार साहब का भी देखा होगा आपने, तो ये भीड़ पे आए थे और कार्यकर्ता हम वहाँ भी बहुत थे। तो ये इन चीजों पे मतलब कुछ भी कहना, मैं क्या कहूँगा आपको, देखिए मुझे लगता नहीं कि आज जो हम हमारे जैसे कार्यकर्ता भी हैं, आप महिलाएं आप देखिए कितनी बैठी हुई थी माननीय पवार साहब जहाँ पर थे। हम्म। शायद हम लोग नहीं जा पाए किसी वजह से, आपने वहां पर देखा होगा वहां कितनी महिलाएं थी और वहां कितनी महिलाएं थी। तो ये महिलाएं आज इस देश की भूल ठीक नहीं है सीमा सकती जी, हैं लेकिन अब कि नंबर्स किसके पास थे? वही ये नंबर्स पवार साहब किसके है पास जिन्होंने थे? महिलाओं के लिए 33% अरे रिजर्वेशन को सीमा जी सबसे ये पहले बात तो सोचा। होती रहेंगी, ये पार्टी के अंदर की बातें हैं, लेकिन आज बात नंबर्स को लेकर हो रही है। आज आपकी पार्टी टूटी है तो इस पर लेकर चर्चा हो रही है सीमा जी। 31 विधायक पहुंचे अगर अजीत पवार के साथ, तो कुछ तो बात रही होगी ना, इस पर बात करिएगा। अब एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपके पास लौटूंगी। के शर्मा जी, ऐसा क्यों होता है कि किसी भी घर की लड़ाई आपके लिए फायदेमंद हो जाती है, आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाती है? अब देखिए, मुझे तो आश्चर्य है, घर में आग इनके लगी है, ये हमें कोस रहे हैं। अरे साहब, आप अपना घर नहीं संभाल पा रहे हो, आप अपने घर के अंदर देखिए। ये सारा मामला एनसीपी का अपना अंदरूनी मामला। मैं दो बात पहले प्राची जी अपनी बात कहने से शुरुआत से पहले कहूँ। एक बात तो मैं बता दूं कि शिवसेना गुट जो ओरिजिनल शिवसेना है, जिसके पास नाम है, निशान है, जिसके साथ हमारा गठबंधन है, वहां पर और भारतीय जनता पार्टी के
दोनों के गठबंधन का इतना बहुमत है, हम पूर्ण बहुमत से वहां पर एक स्थिर सरकार वहां पर बनी हुई है महाराष्ट्र पे, और जो पिछले 1 वर्षों से काम वहां कर रही है डेवलपमेंट का। सरकार को कोई खतरा नहीं, किसी की जरूरत नहीं। अब रही बात दूसरी कि कोई यदि दल से टूट के या जो भी दल है वो आके हमें कोई समर्थन देता है तो स्वाभाविक है, सरकार की शक्ति बढ़ती है। उसने समर्थन दिया, हम जो समर्थन ले लिए हैं और उस समर्थन के आगे वो आगे बढ़ रहे हैं। अब रही बात कि आपको कोसना आपके घर की कोई अंदरूनी लड़ाई है और आप उसका ठीकरा किसी और पे फोड़ रहे हैं, और आज तो आमने सामने हो गया। अभी मुझे सीमा मलिक जी को मैं सुन रहा था, वो ज्ञान दे रही थी यहाँ पर कि ऐसे घर टूटेगा तो लोकतंत्र कैसे होगा। शरद पवार जी ने कितनी पार्टियां तोड़ी हैं सीमा जी, आपको जानकारी है? खुद तोड़ के कांग्रेस से वो बाहर निकले थे, और कांग्रेस 60, सुन लीजिए, अब मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, कांग्रेस पार्टी 60 बार टूटी है, आपको पता है, और एक नहीं तमाम दल, और ये तोड़ने वाले यही लोग थे। आज छगन भुजबल जी ने की भाषण सुन ली होती तो शायद नहीं बोलती हैं। उन्होंने कहा दादा आपसे ही सीखा है हमने, आप जो कर रहे हैं आज जो हम कर रहे हैं वो आपकी ही सिखाए हुए हैं। और ये भी उन्होंने बता दिया कि यू टर्न लेना आपकी कितनी कवायद रही है। के शर्मा जी, उन्होंने जो बताया वो तो आज सबने सुना, जो नहीं तो बताया गया उस पर चर्चा सर? करते हैं के शर्मा जी। अब जो आरोप आप पर हैं कि जो आपको भ्रष्टाचारी लगते थे, जिन पर आप ईडी सीबीआई की कार्रवाई करवाना चाहते थे, वो आज आपको इतने अच्छे, इतने धुले हुए, इतने साफ सुथरे कैसे लगने लगे कि उनका साथ भी मंजूर है? देखिए, पहले तो प्राची जी 2 चीज स्पष्ट कर दूं आपको, न ही अजीत पवार, न ही छगन भुजबल जी, न और कोई नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं किए हैं। इस गलत फहमी से बाहर निकल जाइए। इनको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन नहीं कराया हमने। हमारी एकदम स्थिर सरकार है। ये एनसीपी है जो आके हमें समर्थन दी है। और ये भी स्पष्ट कर दूं कि इसमें किसी का ना केस डायलूट होने वाला है, ना किसी का केस रुकने वाला है। जो इनके ऊपर चल रहे हैं आरोप, उस पर कार्रवाई भी होगी, सब कुछ होना है। वो यदि समर्थन देते हैं आकर, उनको लगता है कि ये के शर्मा जी, ये मुझे फॉर्मूला समझ नहीं आया। अगर भ्रष्टाचार पर आपकी 0 टॉलरेंस है तो चाहे आपके अंदर शामिल हो जाएं, चाहे आपकी सरकार में शामिल हो जाएं, 0 टॉलरेंस तो सब जगह होनी चाहिए। ये कौन सा अजीब सा फॉर्मूला है कि बीजेपी को 0 टॉलरेंस है, सरकार आप चला देंगे? क्यों, मुझे एक बात बताइए ना प्राची जी, ऐसे तो फिर आप यदि आपका ये पैमाना है, मैं आपको तो के शर्मा जी बीच में रोक रही हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इसी घटनाक्रम से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर बता देते हैं। एक प्रस्ताव पास हुआ है, 30 जून को बैठक में प्रस्ताव पास हुआ था। अजीत पवार गुट ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है, शरद पवार को एनसीपी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनसीपी के नए अध्यक्ष अब अजीत पवार को बना दिया गया है। प्रफुल्ल पटेल ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी और इस बैठक में यह बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि शरद पवार को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और ये कमान अब अजीत पवार को सौंपी गई है। यानी अजीत पवार अब नए अध्यक्ष एनसीपी के बनाए गए हैं। प्रफुल्ल पटेल ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, यह फैसला ले लिया गया है। यानी जिस रिटायरमेंट का जिक्र आज अजीत पवार अपने बयानों में कर रहे थे, अपने भाषण में कर रहे थे, कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। शरद पवार को एनसीपी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और अजीत पवार अब नए अध्यक्ष बने हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आज चाचा भतीजे एक दूसरे के सामने आए। अजीत पवार ने नंबर्स के जरिए बता दिया कि वो कितने शक्तिशाली हैं। शरद पवार ने अपने बयानों के जरिए बताया कि वो कैसे अब आगे बढ़ेंगे, कैसे अपनी पार्टी को दोबारा से खड़ी करेंगे। लेकिन इन सब के बीच बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ा फैसला ये है कि अब शरद पवार को हटा दिया गया है एनसीपी के अध्यक्ष पद से और ये जिम्मेदारी अब अजीत पवार संभालेंगे। मैं समीर जी आपसे इसका मतलब समझना चाहूंगी। देखिए, जो इशारा आज बैठक में हुआ उसका फैसला भी हो गया, उसका रिजल्ट भी सामने आ गया। सीधे सीधे तौर पर जो रिटायरमेंट अजीत पवार कह रहे थे वो दे भी दिया। बिल्कुल प्राची जी, देखिए, अगर अजीत पवार गुट चाहता तो आज सुबह या कल रात को भी शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटा के अजीत पवार की ताजपोशी कर सकते थे। लेकिन वो दोनों आज की बैठक के लिए रुके हुए थे। इस बैठक में बहुत साफ हो गया कि उनके पास बहुमत है पूरा अजीत पवार के पास, और शरद पवार के पास बहुमत नहीं है। उनके पास सिर्फ 15 के करीब विधायक है। तो जब यह तय हो गया कि अजीत पवार के पास अब पूरा मेजोरिटी है और वह बहुत कंफर्टेबली राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं और जो सांगठनिक प्रणाली है उसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी, उसके बाद इसे घोषणा कर दी गई है। तो यह बहुत साफ है कि अब अजीत पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं
और असली एनसीपी अब अजित पवार के पास चली गई है। अब शरद पवार को इसके खिलाफ अदालत में जाना पड़ेगा या चुनाव आयोग में जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एक दो बड़ी लड़ाई आज अजित पवार जीत चुके हैं। नंबर एक, ज्यादातर विधायक 31 विधायक अपने पास लाकर उन्होंने अपनी ताकत का परिचय दे दिया, और दूसरा उन्होंने आज शरद पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाकर ये बता दिया है कि अब लड़ाई खुलकर होगी और अब आप जनता के बीच जाइए, वही निर्णय होगा कि एनसीपी का असली मालिक कौन है। परिवार का इसे आप किस्सा जरूर कह दे सीमा जी, लेकिन देखिए इसका फैसला अजीत पवार के हाथ में अब पार्टी चली गई है। शरद पवार को अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है। देखिए वो आपने अभी न्यूज दी है, और इसके क्या लीगल एंगल्स हैं, क्या चीजें हैं, ये सब चीजें देखी जाएंगी, किसने किसको हटा दिया और कौन क्या बन गया है, ये सब चीजें आगे के समय में आपको पता चलेगा। और आपको ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि 6 महीने के बाद हमें जनता में जाना है और जनता सब कुछ देख रही है। मैं तो केवल आपसे ये कहूंगी, मैं तो जैसे के शर्मा जी से मिले थे, आपको ये पता है वो पता है, शायद मैं बहुत बेवकूफ लग रही हूँ शक्ल से और मुझे कुछ भी नहीं पता है, पर मैं तो केवल एक बहुत सिंपल, मैं मानती हूँ चलिए मुझे कुछ नहीं पता, मैं केवल सिंपली आपसे बड़ी हम्बली सर पूछ रही हूँ कि आप लोग के साथ हम लोग डिबेट करने आते थे तो आप लोग इन नेताओं को क्यों इतना कोसते थे, क्यों आप हमसे रोज इस बात पे बहस करते थे कि ये चोर हैं, आप किसके किसके नाम लेते थे। मैं क्या बोलूं, मुझे तो खुद नहीं अच्छा लगता है। मैंने पता नहीं कितनी आपके साथ बहस करी है, और आप लोगों से सुना है कि आपके जो नेता हैं ये चोर हैं, इन्होंने जोट लिया। सीमा जी, लेकिन आप कब तक बीजेपी को कोसेगा, इस बात का जवाब नहीं दे रही है। एक दो कार्यकर्ता, एक दो नेता या एक दो विधायक नहीं टूटा है। अजीत पवार, एक सेकंड सीमा जी, अजीत पवार टूटे हैं, उनके साथ 31 विधायक टूटे हैं। कुछ तो कमी रह गई होगी ना आपके नेतृत्व में। इतना आसान है क्या डर दिखाकर तोड़ लेना? देखिए फ्लोर टेस्ट होगा, अभी कई लोग वहां पे, मैं ऐसा देख रही थी, सुन रही थी कि आधे अस्पताल में हैं और आधे पहुंच नहीं पाए, और ये सब चीजें भी थी। तो अभी आप देखिए, आप इतने बेसब्र होने की जरूरत नहीं है। जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और वो भी हमारी देखिए परिवार के। नहीं सीमा जी, इस बात को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं बेसब्र हो रही हूँ। जो मुझे टीवी पर दिखा, जो मुझे तस्वीरें दिखी, मैंने उस पर आपसे बात की। इस बात का जवाब तो दे दीजिए कि इतना आसान है क्या बीजेपी के लिए सब कुछ तोड़ लेना, 31 विधायक तोड़ लेना? देखिए मैम, ये आसान तो कुछ नहीं है, महाशक्ति है वो। अभी देखिए किस तरह से वहां पर हुआ, और अभी देखिए अभी आगे क्या होता है। कितने लोग, ये जो 40 लोग गए हैं, इनको 40 को टिकट मिलेगा। वो आप दिमाग की बात भी सुन लीजिए। ये तो अभी तक मैं जो कह रही थी अपने दिल के सेंटिमेंट्स कह रही थी। अब देखिए, आप अभी देखिए आप क्या होता है। शुरू हो गया आपकी मंत्रालय किसको मिलना है, और शिंदे ये कहना कि हमारे पास पूरे नंबर थे और हमें जरूरत नहीं थी। सबको पता है कि अभी 17। चलिए सीमा जी, आप भी वही काम कर रही हैं जो आरोप बीजेपी पर लगाती हैं कि दूसरे के घर में झांकते हैं ये। अभी रुक जाइए, अब के शर्मा जी जवाब दे दीजिए इस बात का। उनको डिस्क्वालीफाई हो मुझे सकते हैं, आश्चर्य है। इनको जरूरत होगी, ऐसा सीमा जी, जरूरत नहीं होगी। सीमा जी, सीमा जी के पास कोई जवाब इस समय है नहीं। उसका कारण यही है कि जो वो परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल नहीं है। अनुकूल नहीं होने से ये बात इस तरह की आप आरोप लगाते हैं। आप बीच में नहीं। सीमा जी प्लीज प्राची जी रोक, सीमा जी रुक जाइए एक सेकंड। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए उनकी परिस्थिति, क्योंकि वो घर की परिस्थिति को समझ रही हैं। सच्चाई वहां उनके घर में ये अंदरूनी मामला, इसलिए मैंने पहले ही ये बात कहा कि ये एनसीपी का इंटरनल इशू है। लेकिन मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट की। महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार है भाजपा के और शिवसेना गठबंधन की, हमें निश्चित रूप से अजीत पवार जी का समर्थन, एनसीपी का समर्थन मिला है। हम उसका स्वागत भी करते हैं और ये भी हम कहते हैं। लेकिन अभी ये कह रहे थे कि अभी हम जनता में उतरेंगे। अरे सीमा जी, पहले ये तो समझिए, पवार साहब जो है अपने 35 विधायक को नहीं समझा पाए, अपने इतने कार्यकर्ता को नहीं समझा पाए, वो क्या महाराष्ट्र की जनता को समझाएंगे? आपके 35 विधायक को नहीं समझा पाए। आप तो 4 विधायक ऐड करके बोल रहे हैं, आप तो 4 विधायक ऐड करके बोल रहे हैं के शर्मा जी। अभी तो 31 का आंकड़ा आया है, आपको अंदरूनी जानकारी भी है क्या? ना उसमें एमएलसी भी है ना प्राची जी, फिर सांसद भी है ना। मैं कह रहा हूँ ये तो चुने हुए लोगों को नहीं समझा पाए पवार साहब, तो जनता को क्या समझाएंगे? वो ठीक है, जनता के बीच जाएंगे तो उनको भी जवाब देना पड़ेगा ना। आपको नहीं देना पड़ेगा? आप क्या कर रहे थे कि जो भ्रष्टाचारी थे वो सत्ता में साथी कैसे हो गए? जनता सब समझती। आपको नहीं देना पड़ेगा क्या जवाब कि जो भ्रष्टाचारी थे वो सत्ता में साथी कैसे हो गए? बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ आज कि किसी पे कोई कार्रवाई, देखिए आरोप सब पर है। और यदि ये पैमाना है प्राची जी, तो मैं एक बात पूछता हूँ,
कि ये तो चलो जो भी स्थिति में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये दोनों भ्रष्टाचार के मामले पे जेल से बेल पर हैं। आप मानती हैं अपराधी हैं? स्वीकार कर लेंगे आप? मेरे स्वीकार आप कर भी लेने कहते हो से ना कुछ नहीं आरोप होगा। है। के शर्मा जी, आरोप भी आप नहीं लगाए थे, या तो ना, इस वक्त ना, आरोप हम तो कह रहे आपने हैं। राजनीति के कारण लगा दिए थे, या इस वक्त ना, आप राजनीति के बिल्कुल कारण नहीं। इन हम आप- आरोपों को पर साक्ष्य मैं- मुझसे मैं मांग रहे हैं? बिल्कुल- आरोप आपने मैं लगाए बिल्कुल- हैं। सुनिए, देखिए, आरोप हमने लगाए, एजेंसियों ने जांच किया, एजेंसियां जांच कर रही हैं, सजा देने का काम न्यायालय का है, ठीक है। हमारा नहीं है। प्राची जी, ठीक है, प्राची जी, सुनील जी। हमारा, हम राजनीतिक दल हैं, हमें ठीक है। तथ्य मिले, सबूत मिले, हमको तथ्य दिया, हमने एजेंसियों को बताई, एजेंसियों ने ठीक अपनी है, जांच की ठीक है। ना एजेंसी हमारे कंट्रोल में है, ना न्यायालय हमारे कंट्रोल ठीक है में सर, है। ये आपने स्पष्ट कर दिया, यही आरोप आप पर लगते हैं। सुनील जी, महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ आज, जो जिस तरीके से अजित पवार की टीस सामने आई है, उस टीस का ही नतीजा है कि अजित पवार ऐसे अलग हुए कि अपने साथ साथ 31 विधायकों को भी ले चले। देखिए, अजित पवार की शुरू से महत्वाकांक्षा रही थी कि वो मुख्यमंत्री बने। 5 बार वो उप मुख्यमंत्री बने हैं और अभी फिर मुख्यमंत्री बनने के दहलीज पर पहुंचे हैं। पता नहीं आगे क्या होता है, मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात यह है कि शरद पवार ने उनको 4 बार उप मुख्यमंत्री बनाया। उनके हाथ में जितना था उतना उन्होंने किया, उनको जो दे सकते थे वो दिया। अब जो ये कलह घर के अंदर जो हुआ है, शरद पवार ने कोशिश किया 2 मई से 2 जुलाई तक 60 दिन में ये कंट्रोल करने की, उसके पहले भी कंट्रोल करने की कोशिश किया, लेकिन वो मान नहीं पा रहे थे। और एक भविष्य दिख रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस के कुछ एक गुट को कि शरद पवार अब यानी रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। राजनीति में रिटायरमेंट का कोई एज नहीं होता, लेकिन शरद पवार अब बूढ़े हो चुके हैं और अजित पवार के हाथ में ही भविष्य है पार्टी का। तो उस हिसाब से वो कई लोग उस अजित पवार के साथ में अलाइन हुए हैं। अब इस परिस्थिति में अजित पवार को प्रूव करना है कि वो भविष्य के नेता है कि नहीं, क्योंकि उनके सामने एक तरह से शरद पवार और सुप्रिया सुले की चुनौती है। वो पार करने के बाद में अजित पवार अपना नेतृत्व सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए, क्षेत्रीय दलों में मैं 2 उदाहरण देना चाहूँगा कि एक तमिलनाडु में जो जिस तरह से डीएमके के कई साल करुणानिधि नेता रहे और उनके रहते हुए एमके स्टालिन मुख्यमंत्री बनने के जो सपने थे वो संजोए रखे थे, लेकिन कभी पूरे नहीं हुए। दूसरा उदाहरण है पंजाब का, जहां पर प्रकाश सिंह बादल के छत्र छाया में सुखबीर बादल कभी मुख्यमंत्री बन नहीं पाए, लेकिन वो बेटे थे इन नेताओं के। भतीजों की महत्वाकांक्षा जरा ज़्यादा रहती है और उनको समय कम रहता है। इसके चलते अजित पवार ने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए ये कदम उठाया है। उसको पुराने साथियों का, शरद पवार के जो साथी थे उनकी भी साथ मिली है। तो शरद पवार एक अलग थलग पड़े हुए हैं, हो सकता है वो रिबिल्ड करे अपनी पार्टी फिर से सुप्रिया सुले के लिए, वही उनकी कोशिश संतोष, रहेगी। इस बात का जवाब तो दे दीजिए, ऐसी कैसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कि जिससे राजनीति सीखी, जिसको आप देवता मानते हैं, जिसको आप गुरु मानते हैं, उसे ही फोर्सफुली रिटायर कर दिया आपने? आवाज मिल रही है संतोष जी? आवाज मिल रही है सर? हाँ, क्या बोल रहे हैं? संतोष जी, सवाल ये है कि ऐसी कैसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कि जिसे आप देवता मानते हैं, जिसे आप अपना गुरु मानते हैं, उसे ही फोर्सफुली रिटायर कर दिया? नहीं, उन्होंने क्या बोला आज पूरी खुलेआम उन्होंने बात की है सबके सामने कि मैंने बोला कि मुझे जो विरोधी पक्ष नेता पद था मेरे पास, वो आप निकाल दीजिए और संगठन का पद मेरे पास दे दीजिए करके। तो उसने कौन सा बड़ा गुनाह किया था संगठन का पद मांगा? आज इतना सालों से जो काम कर रहा है और उनका काम करने का तरीका भी पूरा हमारे कार्यकर्ता, मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आज 6 बजे से वो अपने काम की शुरुआत करते हैं। आज 6 बजे वो प्रदेश कार्यालय बोलो मंत्रालय में जाते हैं और लोगों की बातें सुनते हैं। आज यहाँ पे जो बैठे हैं ना पवार साहब के आजू बाजू में, ये लोग आपको मिलेंगे भी नहीं सामने। कोई भी काम उनके पास लेके जाइए, हम छोटा सा कार्यकर्ता करके हमारी जो ये है। तो संतोष जी, सिर्फ अजित पवार और उनके साथ गए हुए विधायकों के अलावा पार्टी में कोई काम नहीं करता, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पवार साहब अजीत दादा का काम करने का जो तरीका है ना, वो आज 6 बजे मंत्रालय में जाते, प्रदेश कार्यालय में आपको 6 बजे मिलेंगे। कोविड के कार्यकाल में वो 6 बजे वहां पे प्रदेश कार्यालय में बैठ के आम जनता की पूरी बातें सुनती थी। और ऐसा नहीं है, वो एक नेता ऐसा है महाराष्ट्र में, कोई भी छोटा मोटा उनके पास काम लेके जाइए तुरंत उसको न्याय देने का काम करते
ठीक। और इसके लिए एक संगठन का काम मांगा था, पद मांगा था उन्होंने, वो देने में कुछ इतना बड़ा ये नहीं था, कौन सा बड़ा ठीक पोस्ट है मांगा था संतोष जी, उन्होंने। अब जब आप ये कहते हैं तो इसका मतलब ये भी निकाला जाता है कि उनके अलावा पार्टी में कोई काम करने वाला नहीं है। जिनके साथ आप राजनीति सीख रहे हैं वो अगर काम नहीं कर रहे, उनको आप फोर्सफुली रिटायरमेंट कर देंगे तो सवाल आपकी मंशा पर जरूर खड़े हो जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। आज अजित पवार ने सीधे सीधे तौर पर यह बता दिया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों चुना, उन्होंने एनसीपी क्यों छोड़ा, शरद पवार को रिटायरमेंट क्यों जरूरी है, और देखिए अब अध्यक्ष पद से भी उन्हें हटा दिया गया है। सीधा सीधा सीमा जी कहा जा रहा है कि काम नहीं करने दिया जा रहा था। कई बार अपनी नाराजगी जाहिर की गई, कई बार अजित पवार ने बताया, भी हाल ही में बताया था कि उन्हें नेता विपक्ष का पद नहीं चाहिए, संगठन में कोई पद दे दीजिए। शायद आप सुन लेते तो एनसीपी ना टूटती। देखिए मैम, ये सब चीजें जो है ना, मुझे ये एक्सप्लेनेशन मैं क्या बोलूं इस बारे में। और देखिए, मैं सिर्फ एक वर्ड में आपको बोलूंगी कि हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है। इस तरह से एक पिता तुल्य फिगर को, एक फादर को रिटायर करना इस तरह से फोर्सफुली, कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस चीज को अप्रिशिएट करेगा, चाहे मैं हूँ या आप हूँ या भारत की जनता हो। तो मैं भी इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। वो भी सब हमारे ही लोग थे और हमारे लोग हैं, हम ये कहेंगे। पर देखिए, जिस तरह की ये बातें हुई हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सभी को बड़ा मन में वो है। और जहां तक देखिए, अब गए, देखिए अब ये तो हो गई दिल की बातें, अब आप दिमाग की बातें देखिए। अब जिस तरह से ये लोग गए, सबको पता है कि 17 जो एमएलएज हैं उनका डिस्क्वालीफाई होने का चांस है, और किस तरह से अब मंत्रालय के लिए वहाँ लड़ाई शुरू हो गई है। तो अब ये कोई इनकी भी चिंता है कि किस तरह से एडजस्टमेंट होगा। और ये पूरी लड़ाई, आपको पता है कि उद्धव ठाकरे जी का जब ये चीफ मिनिस्टर बनने की बात हुई थी कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, पर आप देखिए डेस्टिन जो कुछ होता है भाग्य में, शायद वही होता है। सीमा जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने अंदर की बातों को सुलझाने से ज्यादा ये ध्यान दे रही हैं कि पड़ोसी मेरे घर में क्यों झांक रहा है? हम अपने अंदर की बातों को, हमने पहले ही ये बात कह दिया कि हम जनता में जाएंगे और हम हमारे साथ देखिए जो एक सीमा जी, आप कह देंगे दुर्भाग्यपूर्ण है, ये तो दिल की बात है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। जब अजित पवार ये बार बार कह रहे हैं कि उनकी सुनी नहीं गई, तो आपको बताना तो पड़ेगा ना कि क्यों नहीं सुनी गई। अरे मुझे क्या बताना पड़ेगा मैम, ये वो अपना मैं क्या बोलूं इसमें। मैं उन पे भी कोई कमेंट नहीं करना चाहती। ये तो एक मतलब एक्सप्लेनेशन देना, हमने तो किसी ने कोई एक्सप्लेनेशन तो मांगा नहीं है कि वो क्यों चले गए या जो भी हुआ। देखिए, तो अब ये तो हो चुका है। अब आगे की बात ये है, अब आगे की बात आप देखिए, क्या ये जो 40 एमएलए वो बोलते हैं, तो पहली बार 40 निकले नहीं, कितने निकले और कितने फ्लोर टेस्ट पे आएंगे आगे की। आप दिमाग वाली बातें भी सुन लीजिए जो आगे की राजनीति है। अब ये जब आएंगे, और सबको पता है कि 17 एमएलए इनके डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं और उनको इनकी जरूरत होती, तो एक बैकअप लिया गया है उनका। ये बात किसी से छिपी नहीं है। आप ज्यादा मुझे ये बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, आप ये नहीं बता रही हैं आपकी पार्टी में क्या हो गया। मैडम, आप सुन तो लीजिए, आप एनसीपी की प्रवक्ता बनकर बैठी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनकर थोड़ी ना बैठी हैं। बीजेपी क्या करती है, बीजेपी कैसे करती है, मैं इस पे भी चर्चा कर लूंगी। सीमा जी, एक सेकंड रुक जाइए मैडम, एक सेकंड रुक जाइए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सिर्फ यही पूछ रही हूँ कि भाई, आप इतने दिन से हमसे लड़ाई करते थे, हमने। ठीक है सीमा जी, आप पूछ लीजिएगा, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर का जवाब भी तो आप ही देंगी ना। दुर्भाग्यपूर्ण कह देने से देखिए जो हो चुका है वो हो चुका है, अब हम करेंगे। यानी कोई फर्क नहीं पड़ता अजित पवार के जाने से आप लोगों को? फॉरवर्ड देखिए, मैं इस चीज के लिए मैं बहुत छोटी हूँ कहने के लिए कि जाने से फर्क पड़ता है। इसका जवाब पवार साहब दे चुके हैं। पवार साहब साफ कह चुके हैं कि मैं कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता, जो गया वो तो खोटा सिक्का भी कह चुके हैं अजित पवार को। तो वो तो खुलकर आ गई ना, जिसे आप परिवार की लड़ाई बता रही हैं, वो तो सबके सामने है, कमेंट तो करना पड़ेगा। देखिए, मेरे से दोनों सीनियर लीडर्स हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगी इस पे, ना मैं कोई टिप्पणी करूंगी। उनको जो कहना था वो कह चुके हैं। अब आप मेरे मुंह से क्या कहलवाना चाहती हैं? मैं कुछ नहीं कहलवाना चाहती मैडम, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या गलती हो गई। मैं मान भी लेती हूँ, चलिए भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ ऐसा कर दिया, लेकिन ऐसी क्या कमी आपने छोड़ दी कि भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया? के शर्मा जी, मौके की ताक में रहते हैं आप, जरा सा पेच ढीला होता है, आप खींच लेते हैं अपनी तरफ। नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप ये एनसीपी का अंदरूनी मामला है प्राची जी, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, ना कोई इशू है हमारा तो ऑलरेडी एक वहाँ स्थित सरकार चल रही है। लेकिन देखिए, ये क्यों होता है मैं आपको ये बताता हूँ। थोड़ा इको हो रहा है, कहिएगा ठीक कर दें। देखिए, हम एक बात बार बार इस राजनीति में कहते रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते रहे कि देखिए, वंशवादी पार्टियां होंगी तो उसका हस्र आने वाले समय में ऐसा ही होगा। और इस बात का उदाहरण केवल ये नहीं है, आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए,
क्या हालत हुए थे अंतिम समय पे, अखिलेश यादव ने क्या हालत किया था मुलायम सिंह जी का, क्या हालत किया शिवपाल यादव का। इसी तरह से आप यदि उसमें चले जाएं आरजेडी के मामले में, तो भी आपको ये वहां पर दृश्य दिखेगा किस तरह से लड़ाई झगड़े घर पे होते रहे। तो ये वंशवादी पार्टियों का हश्र ये है। इसी बात को हमें कहते रहे कि लोकतंत्र में वंशवाद नहीं चलेगा, आप चलाओगे तो चलने नहीं देंगे, और आपकी स्वीकारता इस तरह से विश्वसनीयता भी जाएगी, स्वीकारता भी जाएगी। लेकिन वो आपका मसला है, वो आपकी निपटिए, आपको क्या करना है। रही बात, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए बहन जी कि 17 के चले जाएंगे, ये अफवाह ये संजय राउत जी का है, और उसके बहकावे में ही तो आपकी बर्बादी हुई है। क्योंकि संजय राउत जी ने तो वही काम किया, पहले इसी तरह ठाकरे परिवार को बहकाया और उनको जो है शिवसेना को तोड़ फोड़ करा दिया, शिवसेना को जमीन में मिला दिया। अब आपके यहाँ घुस के उन्होंने इतने बयानबाजी किए कि ये दरार को बढ़ाने का ही काम किया। तो आप संजय राउत जी के यदि बयानों पर यदि आप चलेंगे कि इनका डिस्क्वालीफाई होने वाला है, ये होने वाला है, और उसके आधार पर, तो फिर उसी का हश्र आप भोग रहे हैं, वो तो उसी का हश्र आप भोग रहे हैं। जो है पब्लिक डोमेन में है सर, ये सब पब्लिक डोमेन। अरे साहब, पब्लिक डोमेन में ही अजीत पवार कितनी बार कह चुके हैं। सीमा जी एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। अजीत पवार जी कितनी बार कह चुके हैं कि संजय राउत को मुझसे भी ज्यादा मालूम होता है मेरे यहाँ, और वो बयान करते रहते हैं। और क्या उन्होंने शरद जी और पवार, इनके अजीत पवार के तोड़ने के कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। सीमा जी हर बार छोटा सा बयान जवाब दे दीजिए, फिर समीर जी आ रही हूँ। सीमा जी, सिर्फ इसीलिए कह रही हूँ कि ये बातें पहले हुई हैं, पहले भी हम डिबेट्स पे आए हैं, और हमेशा ये चीजें बड़ी पुरानी हो गई कि हम भी एक लिस्ट निकाल के इनके परिवारवाद की दे देते हैं। और अगर परिवारवादी पार्टी, परिवारवाद नहीं, वंशवाद, आप वंशवाद और परिवारवाद की परिभाषा समझिए। आप उसी से गठबंधन करते हैं, तो सर ये वंशवाद और परिवारवाद की पहले परिभाषा समझ लीजिए। पता रहती है। देखिए, अगर आप परिवारवादी पार्टी हमें कहते हैं, आप अरे वंशवादी पार्टी है आप, परिवारवादी नहीं है, हमारे वंशवादी है। आप मंत्रालय दे देते हैं, आप उनको छोड़ देते हैं, वो बेचारों का क्या होगा ये भी देखिए ना, जो आपकी पार्टी के हैं और जो शिवसेना से आपके पास आए थे। तो ये सब तो आपका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी इंटरनल बात है। पर वंशवाद और परिवारवाद में अंतर तो समझ लीजिए। यदि वंशवाद और परिवारवाद का अंतर नहीं समझ में, तो हम क्या करें। आप ये अंतर हम आपको ऐसे में नासमझ लग रही होगी ना, मुझे पहले का कुछ नहीं नासमझ, क्योंकि आप उसको जनरलाइज कर रही है। वंशवाद वही है जो काम पवार साहब ने किया, तो वो एक अलग जो पवार साहब करना चाह रहे थे, वंशवाद का जो काम करना चाह रहे थे, उसी पे तो ये हुआ। वही तो चाहते थे कि सुप्रिया सुले ही बने, अजीत पवार जी को जगह ही नहीं देना चाहते थे। सर मेरा तो आपसे एक बस छोटा सा सवाल है कि आप इतने करप्ट, और जिनको आप हमेशा करप्ट कहते रहे, और आप कहते रहे कि परिवार, बिल्कुल साहब, हम तो बोल रहे हैं ना, तो आप मान लीजिए। आपने मंत्रालय दे दिया आज, वो एक आप मानते थे क्या? ये मंत्रालय चाहिए, वो मंत्रालय चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है। सीमा जी और के शर्मा जी, आप एक दूसरे के अंदरूनी मामले में बोलते रहेंगे, लेकिन अपनी अपनी पार्टी का स्टैंड रखना शायद भूल जाते हैं। सीमा जी, आप तो बता ही नहीं रही हैं कि अंदर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से अजीत पवार टूटकर चले गए। समीर जी, ये जो वंशवाद और परिवारवाद की बात कर रहे हैं के शर्मा जी, ये रीजन है क्या? करता हूँ पार्टी। बिल्कुल, मैं के शर्मा जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। देखिए, आज भारतीय राजनीति के अंदर से महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी के शर्मा जी ने उदाहरण दिया समाजवादी पार्टी का। आप देख रहे चंद्रबाबू नायडू ने एनटी रामाराव के साथ क्या किया था, पूरी पार्टी उनसे हाईजेक कर ली थी। तो ये बेसिकली पार्टियां जो बनती है, ये सिर्फ मैं मान के चलती कि हमारी जेबी पार्टी। आज भी शरद पवार 83 साल की उम्र में ये कह रहे हैं कि मैं ही पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मेरी ही पार्टी है। मुझे लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी को कोसने से पहले भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए कि एक प्रजातांत्रिक पार्टी कैसे चलती है, कैडर बेस्ड पार्टी कैसे होती है। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे अनुशासित पार्टी है। आप उसके अंदर देखिए, हर 3 साल बाद अध्यक्ष का चुनाव होता है। कोई कभी दिखा है क्या जब से 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी है तो कोई एक अध्यक्ष आज तक चला आ रहा है? हर 3 साल पर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बदल जाता है। तो क्षेत्रीय पार्टियों को दूसरी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने से पहले भारतीय जनता पार्टी की जो वर्किंग है उससे सीखे और आगे बढ़े। आज भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है पूरे भारत के अंदर संगठन के रूप में, उसकी खूबसूरती यही है कि वहाँ दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, और चाय बेचने वाला एक साधारण कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी को कोसने से बेहतर यह है कि वो अपने अंदर सुधार करे और पार्टी अपने संगठन के अंदर
लेकर एक प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण लेके आए जिससे सभी कार्यकर्ता और जो योग्य है उसे उचित पद मिले। मुझे लग रहा है कि शरद पवार इस बात को अपनी पार्टी के अंदर लागू करते तो लेकिन आज ऐसी समीर जी, स्थिति नहीं होती। जो एक और थ्योरी जो बार बार विपक्ष की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, डराते हैं और अपना कुनबा बढ़ाते हैं। इस बात से कैसे, अब इस नैरेटिव को कैसे बदला जाएगा, क्योंकि ये तो ताजा ताजे मामले हैं कई इन लोगों पर जो मंत्री बन गए। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मेरा ये कहना है कि कोई भी दल, एक नाथ शिंदे टूटे तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए क्या? वो शिवसेना उनको मिल गई। आज अजित पवार टूटे तो वो पार्टी से लोग उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मिलने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मर्ज नहीं किया है, वो अलग दल है। एक अलग दल के रूप में कोई एक राष्ट्रीय दल के साथ गठबंधन करके किसी राज्य में सरकार चलाता है, उसका मतलब यह नहीं है कि वह उस पार्टी ने उस दल को तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र के अंदर जो एकनाथ शिंदे का एपिसोड हुआ था और जो अभी अजित पवार का एपिसोड, इसमें भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक लेना नहीं है। घर के चिराग ने घर को आग लगा दी, आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने आग लगाई है। आपके विधायक आपसे संभल नहीं रहे, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता आपसे संभल नहीं रहे, और आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठाने के पहले अपने अंदर यही आत्ममंथन सवाल करना का चाहिए। जवाब मैं आपसे जानना चाह रही थी, आप इसी सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। बाकी आप भारतीय जनता पार्टी पर पूरी थीसिस लिखने बैठ गई हैं, लेकिन कैसे आपके हाथ से छूट गए 31 विधायक, आप ये नहीं बता रही। कुछ तो कमी रही होगी ना, कुछ तो आप लोगों ने आंकलन किया होगा ना। देखिए मैम, आपको जवाब मैं सारे दे चुकी हूँ, और क्या कमी रह गई, कमी है ये तो मैं आपको इस बात का जवाब दे चुकी हूँ। और बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि, और हमें अपनी कमियों का आकलन करना होगा तो हम जरूर रिव्यू उसको करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये इस बात का जवाब मैं आपको बहुत आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। शायद आप समझना नहीं चाह रही हैं, शायद आप समझना नहीं चाह रही है। सीमा जी, मैं आपसे एक प्रश्न नहीं, पूछना मैं चाहता तो हूँ। समझना चाह रही हूँ मैडम, शायद आप समझा नहीं पाई। समीर जी आपसे प्रश्न सीमा जी, कर मैं रहे हैं। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनने के बाद से शरद पवार लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 23 साल से, क्यों शरद पवार ने अजित पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी अन्य को नहीं बनाया? अगर शरद पवार अजित पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते तो उसमें क्या तकलीफ थी? सब लोग चाहते थे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहें। ये हजारों हमारी जितने कार्यकर्ता हैं या जो लोग भी एक चुनाव की प्रक्रिया से ही बने हैं वो हमेशा, क्योंकि लोग चाहते थे इसलिए वो बने हैं, वो कोई अपने आप नहीं बन गए। तो हम आपको इससे हास्यास्पद कोई जवाब नहीं हो चुनाव सकता। हमेशा होती थी, सीमा जी। चुनाव हमेशा ही होते रहे। अरे वो चुनाव तो वैसे ही घर पे होते हैं साहब, उसमें कोई चुनाव होता है क्या? होते हैं सर, अब कहने को आप कुछ भी कह लो, अब वो इसका घर तो में कोई बैठ के जवाब तय हो है जाए, नहीं। ड्राइंग रूम में तय कर घर में लेते होते हैं, है ना, जूम मीटिंग में हो जाते हैं शायद। यही वंशवाद है। आपके सीमा जी, वॉइस वंशवाद वोटिंग से यही होता है। है सर काम। आपके आपको- आपके टाइम में वॉइस वोटिंग से बिल पास होते हैं, हम लोग क्या नहीं होता है ऐसा। कोई वॉइस घर पे वोटिंग नहीं है। आपको सीमा जी घर पे जानकारी बैठ ही के नहीं कुछ भी है। नहीं होता, घर मेरे पे यहाँ कुछ भी बैठ बूथ के से नहीं लेकर होता। चुनाव होता है, घर पे बैठ बूथ के से कुछ लेके नहीं होता मंडल सर। से लेके इन बातों जिला का कोई से लेके जवाब नहीं प्रदेश होता से है, लेकर। कहने को आप कुछ भी कह लो। नहीं आपको जब आपको उसकी प्रक्रिया क्या है नहीं घर पता पे है तो बैठ के आप तो वोटिंग बोलेंगे होती है? ही। क्या है सर ये घर पे बैठ के वोटिंग होती है? एक ही वंश का, एक ही परिवार, एक ही व्यक्ति रहेगा सब कुछ। ये आपकी परंपरा रही है, उसी का भुगतान। मैं तो इसीलिए बोला, जब बबूल बोए हो तो आप कहां से सर काटो? आपके यहाँ 2 लोगों के अलावा कौन है, आप बता दीजिए। आपको कोई बोल प्रक्रिया, सकते हैं हम आप तो लोग? कह रहे हैं ना, आप हमारे यहाँ कोई तो बोल सबका सकता है सामूहिक क्या? निर्णय है। पार्लियामेंट बोर्ड है, चुनाव ये समिति बहस है, करनी सब है तो निर्णय कर होते लेते हैं हैं। फिर। आपके यहाँ 2 लोगों के अलावा कौन क्या बोल सकता है, आप आपको बताइए। गलत कोई बोल फहमी है, सकता है आपको कुछ? इसीलिए कह रहा हूँ, है ना? क्योंकि तो आप आप जिस ये बात प्रक्रिया को में छोड़ पली दीजिए, है, आप इस बात को सब लोग जिस जानते हैं। प्रक्रिया में आप पली है, वही ये समझ बात है आपके आप पास। छोड़ दीजिए सर, ये बात क्योंकि आप उस वंशवादी पार्टी की प्रवक्ता है। अच्छा ठीक है, के शर्मा जी एक सेकंड रुक जाइए। सीमा जी, के शर्मा जी गलत कह सकते हैं। यहाँ पर समीर जी जो कह रहे हैं आप उनकी बात से इत्तेफाक ना रखें, ये भी हो सकता है। मैं जो कह रही हूँ आप मेरी बात को भी ना माने, ये भी हो सकता है। लेकिन अजित पवार की बात तो मानेंगी ना, वो तो एनसीपी के ही थे, वो तो एनसीपी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे, वो तो शरद पवार के साथ चल रहे थे। प्रफुल्ल पटेल तो छाया की तरह चल रहे थे। पहले मैडम सवाल सुन लिया करें, आप बीच में टोक देती हैं, सवाल नहीं हो पाता। सवाल सुन लीजिए पहले। अजित पवार अगर कह रहे हैं कि एक ही का फैसला चलता था, अजित पवार अगर कह रहे हैं कि मुझे कई बार बुरा बना दिया गया, उस पर तो जवाब देंगी, उस पर तो कमेंट करेंगी। जवाब दे चुके हैं पवार साहब, उनको पवार साहब जवाब दे चुके हैं, आप सुन चुकी हैं उसको। उस पर जवाब देने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ। क्या जवाब दिए? वो तो कह रहे हैं सहमति बना लेते। पवार साहब आपको जवाब पवार साहब कह रहे हैं कि मेरे से बात करके सहमति बना लेते। जब वो पारी हार चुके,
जब वो पारी हार गए तो आप ये कह रहे हैं कि वो आप मेरे से सहमति बना लेते, बातचीत से हो सकती पारी थी। हार नहीं जाता, आपके कहने से नहीं कोई पारी हार जाता। अरे अभी भाई, आज देखिए, से- सीमा जी आज को चलिए जो ठीक दिख रहा है, वो तो ये सामने तय हो है। गया कि पिक्चर अजित क्लोज पवार नहीं पर है आप भाई कोई साहब। कमेंट नहीं करेंगे और यही कंफ्यूजन आपकी पूरे अभी जो खेमा है उसमें नजर आ रहा है कि अजित उनका पवार पर जवाब क्या कोई पवार साहब कमेंट आप उनको लोग दे करना चुके नहीं हैं, चाहते अभी या ऐसी थोड़ी क्या देर मजबूरी पहले है? ही सीमा आप जी पूछ चुके हैं। आप इस पर कमेंट क्यों नहीं कर रही? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। रही बात शरद पवार की, तो शरद पवार कह रहे हैं मुझसे बात कर लेते, अजित पवार कह रहे हैं मैं बात करता था तो मेरी सुनी नहीं जाती थी। तो ये तो बताना पड़ेगा चूक किससे हो गई। सुनील जी, क्या यही कंफ्यूजन इस पार्टी को ले डूबी? ये मैं बताऊंगी। देखिए, अभी रुक अजित जाइए सीमा जी। परिवार में जो एक ये था उनका केमिस्ट्री है, वो मुझे लगता है कि अभी भी बिगड़ी नहीं है। अजित पवार अभी भी उतना ही, अब बोलने के लिए तो वो जाहिर तौर पर कुछ भी उनको क्रिटिसिज्म तो करना ही है, तो वो करेंगे ही जितना आवश्यक है उतना। लेकिन मुझे लगता है कि उनको भी कहीं ना कहीं मन में वो कई बार वो बोल भी चुके हैं कि ये जो शरद पवार जी है वो बहुत शांति से किसी भी चीज़ को डील करते हैं और उसका असर कुछ दिन के बाद में दिखेगा, इमीडिएटली नहीं दिखेगा। तो वो डर तो अजित पवार के भी मन में है और अजित पवार के सामने ये चुनौती है अभी कि एक तो कानूनी पेचीदगियाँ जो भी होगी उसको पार करना पड़ेगा। 2/3 आपके पास विधायक अभी भी पर्याप्त नहीं है, जब वो आ जाएंगे तब शायद पार्टी पर आपका हक होगा। और दूसरी लड़ाई मैदान में है महाराष्ट्र के, और वहाँ कौन जीतता है उसके ऊपर ही सारा निर्भर होगा। तो अजित पवार राजनीति में महत्वाकांक्षा के साथ में लॉजिक चेंज होता है। तो अभी आज आपने देखा होगा कि 1978 में जिस तरह से शरद पवार ने जनसंघ के साथ में एक ये किया था, गठजोड़ किया था महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए, तो उसका एक्सप्लेनेशन आज दे रहे हो। तो इसी तरह से लॉजिक अब अजित पवार भी दे रहे हैं। तो जो चाचा ने किया 50 साल पहले, 48 साल पहले, वो आज भतीजे भी उसी तो लाइन पर अपने एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो ये राजनीति है और राजनीति में महत्वाकांक्षा के सामने कोई भी लॉजिक स्थिर नहीं रहता और विचारधारा भी किसी कीमत में ठीक है, उसका ये के नहीं के रहता। शर्मा जी, देखिए अजित पवार ने आज जो शरद पवार को लेकर कहा उस पर तो चर्चा हो गई, लेकिन आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बड़े कसीदे पढ़ रहे हैं। सवाल ये है कि 3-4 दिनों में ऐसे कौन से आप जादू कर देते हैं कि जो लोग आपकी तरफ आते हैं उन लोगों को आपकी सारी अब खूबियां ही नजर आने लगती हैं? प्राची जी, जादू नहीं है ये यदि विषय है तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जो नेतृत्व है देश में, माननीय प्रधानमंत्री जी केवल देश के ही लोकप्रिय नेता नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता इस समय। पूरी विश्व उन्हें आशा भरी नजरों से देख रहा है और जो भी व्यक्ति जो है देश के हित को लेकर चलता है वो इसी तरह आज कसमसा रहा है कि हम कैसे जो है ये तथाकथित ये जो विपक्षियों का जो वो है कि इससे निकल के वो मोदी जी को सपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि उसे भी लगता है कि देश के विकास में हमें अपना सहयोगी बनना चाहिए आज की डेट में। हम एक केवल इसलिए कि केवल मात्र मोदी जी को हटाना है, विरोध के नाम पर विरोध करना है, ये इशू से लोग सहमत नहीं होते हैं। आप इस बात को मानिए कि आज उनको भी तो जनता के बीच जाकर वो भी देखते हैं ना कि क्या डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, क्या विकास हो रहा है और जनता क्या सोच रही है। जनता सोच रही है कि भारत मोदी जी के नेतृत्व पे आगे बढ़ रहा है और बढ़ सकता है और उसकी उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। तो बेकार में अपनी भी छवि क्यों खराब करेगा? शर्मा जी, 9 साल लग गए आपकी खूबियों को देखने में, आपकी योजनाओं को देखने में। ना प्राची जी बिल्कुल सही कह रही हैं। 9 साल हमें लगे हैं, 70 साल की तुलना में 9 साल का काम जनता देख रही है, सॉरी 65 साल की तुलना में। और उनको लग रहा है कि 9 साल में यदि ये प्रगति हो सकती है नेतृत्व के बल पे, एक नेतृत्व की ऐसी सोच हो सकती है, ऐसे वो देश को आगे बढ़ा सकता है, तो हम भी उसमें सहभागी जाकर बने। हम केवल विरोध के लिए विरोध क्यों करें? और जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक जनता कैसे देखेगी? ठीक है शर्मा जी, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं क्योंकि अजित पवार आप ही की तारीफ कर रहे हैं और अपनी पार्टी को छोड़कर वो सरकार में शामिल हुए आपके साथ, अपने लोगों का हाथ छोड़कर, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज की बहस के बाद इतना तो साफ हो गया है कि शरद पवार क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, वो भी उसी बॉलर की गेंदबाजी पर जिसे कभी उन्होंने खेलना सिखाया था, गेंद करनी सिखाई थी। 56 साल के अपने राजनीतिक करियर में शरद पवार की तरफ से बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए, लेकिन वो अपनी पार्टी के अंदर उठता हुआ ये धुआं नहीं देख पाए। महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की स्थिति आज ये हो गई है कि भतीजे ने उन्हें रिटायर कर दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।